यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में आपको सेक्शन 37 करना है, सेक्शन 43। ट्रस्ट में एक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर के जो चेक करते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो। Hi guys, I hope my last video helped you a lot. If you haven't seen my last video, please go and watch it. In last video I have told about important section of LLP, Sales of Goods Act and Companies Act, and before watching this video please watch my last video. So in this video I am going to tell about important section of Contract Act and Partnership. So this video is going to be very important. Watch the video till the end without skipping a single minute, okay? And before starting this video I request you to please do subscribe to my channel and press bell icon, and don't forget to like my video, okay? So let's begin. First I will start with partnership. There are total 3 units in partnership, and at completing a partnership I will tell about Contract Act. So watch the video till the end, okay? In partnership there are total 3 units. Most important unit is unit number 3, and then 2, and then 1, okay? So first I will tell unit number 3 as it is very important, okay? So unit 3 most important section, that is section number 39 to section 47, dissolution of firm, okay? And dissolution of firm versus dissolution of partnership, that difference you must do it, okay? Then dissolution without the order of the court or voluntary dissolution, it is very important. Do all that headings are given in this, okay? And then dissolution by the court, that is section number 44, and consequences of non-registration, section 69, application of registration, okay? These all are very important in unit number 3. Trust me, एक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, like what are the consequences of non-registration, what are the dissolution without order of court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसमें जितने भी हेडिंग्स दिए हुए हैं, अगर आप सारे हेडिंग्स को प्रॉपर वे में लर्न कर लेते हो, ओके, एंड उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत डिफाइन किया हुआ है वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट जो हेडिंग्स है उसको अपने हिसाब से मत लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक आंसर सीट होता है ना, वो जस्ट क्रॉस चेक करता है कि आपने वो वो हेडिंग्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, एंड आप अपने लैंग्वेज में कुछ लिख दोगे तो अगर वो मैच नहीं होगा तो ऐसे मतलब एग्जामिनर के जो चेक करते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो समझे आपके फीलिंग को, समझे. वहाँ पे फीलिंग का कोई काम नहीं होता. अगर वो जो आंसर चाहिए उनको अगर आपके आंसर शीट में नहीं मिला तो काट देगा, भले आपको आता हो और आप नहीं लिख पाओगे. तो इसलिए वो जो हेडिंग्स है एटलीस्ट उनको लर्न करके जाओ, उसके अंदर का जो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, टोटली चेंज मत कर देना, ओके? तो यूनिट 3 में दैट्स ऑल, इतना कर लोगे. यूनिट 3 बहुत हो जाएगा, ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2. तो यूनिट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर 16, दैट इज पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, ओके? Then section number 29, right of transferee of a partner's interest, okay? Then minors admitted to the benefits of partnership, बहुत इंपॉर्टेंट है. माइनर से रिलेटेड चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना, कहीं ना कहीं से घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ओके? देन ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 30 जो है, ओके? देन राइट लाइबिलिटी, और जो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी जो माइनर्स का है उसको ज़रूर कर लेना. देन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप कमिंग इन एंड गोइंग आउट, ओके? देन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज सेक्शन जो 31 to 35 है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपल्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक राइट है कि नहीं पार्टनर का, किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से निकालने का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी भी आ जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना. Then let's talk about unit number 1, that is definition. They will do definition, elements of partnership and true test, mutual agency, most important. It's very good for case study actually.
तो इसके लिए केस स्टडी इसके बेस पे प्रिपेयर करके जाना। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, डोंट इग्नोर इट। आप सोचोगे तो बहुत छोटा, इससे थोड़ी आ सकता है, आ जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चंस क्या तोड़ तोड़ के देता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट 6 मार्क्स का जैसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, वो 2 मार्क्स +3 +1 ऐसे करके दे देता है। तो ये सब क्या 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। देन डू पार्टनरशिप डिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए तो ये पूछ लेता है ICI। तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपको इतना तो करके ही जाना है। ओके, इट्स टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बहुत ही डरावना है। लॉ में सबसे ज़्यादा डर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लगता था मुझे, एंड आई होप आपको भी लगता हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक अलग वे से पढ़ते हो, जैसे कि इसमें फर्स्ट मेरा तरीका क्या होता था पढ़ने का, फर्स्ट आई कंप्लीट दैट स्मॉल यूनिट्स, दैट इज़ यूनिट नंबर 2, 5, 6 पहले मैं इसको कंप्लीट करती थी। आई नो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि लाइक रिलेट करके पढ़ना चाहिए, जैसे कि यूनिट 1 यूनिट 2 से रिलेट कर दो, पहले यूनिट 1 कंप्लीट करो देन यूनिट 2। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं आपको लर्न करना पड़ता है। ओके, एंड यू हैव टू लर्न, देन आप जाके एग्जाम में लिख पाओगे। आप सोचोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लिख लोगे एग्जाम में, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो सबसे पहले आपको यूनिट 2 कंप्लीट कर लेना है, एंड यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। ओके, देन लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन का डेफिनेशन ज़रूर से करना। डेफिनेशन आप कोई भी प्रोविजन लिखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 लाइन डेफिनेशन लिख देते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, देन जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स दिए, डू ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर द लाइक बेस ऑफ दैट केस स्टडी। ओके, डू ऑल दैट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है सूट बाय थर्ड पार्टी, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, सो यूनिट 2 में बस आपको इतना ही करना है, एटलीस्ट बस नहीं, पूरा यूनिट ही है ये। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, व्हाट आर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसमें 2 दिया हुआ कर लेना, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। यूनिट 5 में इतना आप कर लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूट फॉर डैमेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, वो केस स्टडीज़ में ज़रूर आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डू डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू ऑल दैट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें जितने भी सब हेड, जितने भी हेडिंग्स दिए सारे करके जाना, इसको एक्चुअली लर्न कर लेना आप। ओके, देन जितने भी सब हेड्स दिए सबको लर्न करके जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। देन डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट एंड वेजरिंग, डोंट इग्नोर एनी डिफरेंस। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कोई भी डिफरेंस को इग्नोर मत करना, डू ऑल डिफरेंस। देन quasi contract and cases deemed as quasi contract, do all example। ओके, ये केस स्टडी के लिए बेस्ट है। तो quasi contract करना है आपको, एंड जो कौन से केसेस है जिनको quasi contract कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट, सारे कर लेना, केस स्टडीज से आते हैं। ओके, देन आपको करना है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, जितने भी दिए हुए हैं ना सब कर लेना। रेक्टिफिकेशन हो सकता है कि नहीं, माइनर्स कैन बेनिफिशियरी, वो जितने भी ये सब कर लेना, माइनर से रिलेटेड कुछ मत छोड़ना। ओके, देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, माइनर से रिलेटेड है ये। देन पर्सन साउंड माइंड, जो सेक्शन 14 है, फ्री कंसेंट ज़रूर करना। एक्चुअली इलस्ट्रेशन को यूनिट नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली। एलिमेंट फॉर फ्री कंसेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर फ्री कंसेंट, देन कोअर्जन सेक्शन 15, डू ऑल एग्जाम्पल फॉर केस स्टडी, एंड देन इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एंड डू ऑल एग्जाम्पल,
यूनिट नंबर 3 के आपको यू हैव टू डू ऑल एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एक्चुअली. ओके, देन फ्रॉड. Mere silence is not fraud when silence is fraud, and silence equivalent to speech. Misrepresentation versus जो उसमें डिफरेंस दिया वो करना. Then mistake. Legality of objects and consideration. Do all example for case studies especially. Agreement is resistant trade, that is section 27, 26, 28. ये सब ज़रूर करना for case study. Wagering agreement. Then transaction similar to wager. In unit 3 you have to do all this. unit 3 थोड़ा बड़ा है तो unit 3 को थोड़ा टाइम देना and do, इसमें कुछ भी skip मत करना. do all example for case study, do all section. okay, now let's talk about unit number 4. यूनिट 4 में आपको सेक्शन 37 करना है, सेक्शन 40, 41, 42, 43. मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 इसको हाईलाइट कर लो आप. बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड. जो सब हेड्स थी में डू ऑल सब हेड्स. ओके, नाउ सेक्शन 56 सुपरविलिंग इम्पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सेक्शन 62 कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म. जितने भी टर्म्स सारे कर लेना आप. फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो आपको यूनिट 4 में इतना कर लेना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 1. यूनिट 1 आपको एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डू ऑल द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, डोंट मिस एनी वन. एंड डेफिनेशन लाइक प्रपोजल का, ऑफर का, व्हाट आर देयर एसेंशियल, सबका तो डेफिनेशन एंड एसेंशियल दिया हुआ है तो सबका करना. लाइक आपको ऑफर का, प्रपोजल का, सबका करना है आपको. तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ छोड़ने लायक है नहीं, बट मैंने जितने भी बोले डू एटलीस्ट डैट मच एंड आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. तो बिफोर गोइंग टू अनदर वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच एंड कमेंट डाउन ऑन विच टॉपिक यू वॉन्ट वीडियो. मैं ज़रूर बनाऊँगी. थैंक यू सो मच.